हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपके जीके जीएस की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला आपका क्वेश्चन होंगे। 2025 की जैसी भी परीक्षाएं हों, चाहे वो आपकी ग्रुप डी की हो, यानी कि यूपीएससी की भी ऐसे परीक्षाएं जिनमें से एग्जाम में जो जीके है वो हाई लेवल पूछा गया है। तो चाहे आप ग्रुप डी की लेवल की तैयारी कर रहे हों या आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जीके आपको ये पढ़ना पड़ेगा और इसी वीडियो से ही आपको जीके मिलने वाले हैं एग्जाम में, है ना। जो आपकी परीक्षाएं वही हैं, लगभग यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे बने हैं। तो इसलिए इस क्लास को डेली लीजिएगा, डेली पढ़िए। समय समय पे हम आपको रिवीजन भी करा देते हैं, है ना, और नई क्लासें भी आपको देखने को मिलती हैं। बाकी और भी क्लासें आपको हैं, उनको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से थ्योरी जो आपकी बेसिक बनी है उनको भी आप दे सकते हैं, है ना, और अच्छी तरीके से उसका रिवीजन कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के हो गए, कोई भी टॉपिक है उसके 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं। चाहे बेसिक पढ़िए, चाहे प्रैक्टिस करिए, या आपका मिक्स प्रैक्टिस लगाइएगा, हर प्रकार की व्यवस्था आपकी है। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। जय हिंद, सभी को राम राम, जय माता दी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर परिवार नियोजन, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या। वन की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर बताना है। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट में से क्या हो सकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चौथी। क्या हो जाएगा, चौथी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर है। राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर आपका बन जाएगा। हालांकि इसको स्टार्टिंग कार्यक्रम जो आपका था वो पहली पंचवर्षीय योजना में ही हो गया था, इसीलिए पहले वाला आपको दिया भी नहीं गया है, इसीलिए आपको दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, दूसरा है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कारखानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर, जो आपके खाने वाली चीजें होती है खाद्यान्न, है ना, तो खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ पर दूसरा नंबर है, दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा 1964 में। कब, 1964, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। राइट हो जाएगा 1964 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा है और आपसे कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी जो वृक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा, ये वृक्ष जो आपके हैं वो सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं, अर्थात जो आपका ज्वारी वन आपके होते हैं, है ना, और आपके सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ के जो वृक्ष इनको सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। आपका जो आंसर है वो आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर में दिया गया है कि कौन सा पर्वत है जो हिमालयी श्रृंखला का भाग है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला के भाग में आता है। 4 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हिंदुकुश है, कराकोरम है, कराकोरम है, कुनबुन है, मतलब इनमें से सभी ये हिमालयी श्रृंखला के ही भाग है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया और आपसे कह रहा है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। चलो, ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया था कि जो क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कल्लर के नाम से जानते हैं, जिसका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके पहले भी इसको हमने पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए, जो आपका एशिया है और आपकी यूरोप है, इनके बीच जो आपकी सीमा नहीं बनाता है वो कौन नहीं बनाता है। तो आप कहेंगे सर यूराल पर्वत बनाता है, कैस्पियन सागर बनाता है, काकेशस पर्वत भी बनाता है, लेकिन स्वेज नहर नहीं बनाती है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वेज नहर आपका आंसर आ गया है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और कह रहा है कौन सा कथन असत्य दिया गया है। पहला का ऑप्शन दिया गया है कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी है, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लग तो नहीं रहा था सभी ऑप्शन को देखते हुए, लेकिन यहीं से पता चला कि गुरु शिखर जो आपकी है वो भैया आपकी छोटा नागपुर के पठार के तो है नहीं है, है ना, है क्या। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर आपका नाकरेक हो जाएगा, लेकिन छोटा नागपुर पठार की गुरु शिखर तोड़ो है, ये तो अरावली पर्वत की है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। हमने कहा सर भूमध्य रेखा के सबसे निकट शहरों में से जो नाम आता है वो सिंगापुर का आता है। इन ऑप्शन में से जो सिंगापुर आपका है सबसे नजदीक है,
वहीं पर भारत में देखा जाए तो आपका जो तिरुवनंतपुरम है ना, जो तिरुवनंतपुरम है भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक आपके भारत का शहर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए जल्दी बताइएगा। उसी का लेवल में तो हम क्लास ले रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो चाहे आप किसी भी असिस्टेंट के हो। जीके का पेपर देखा ही होगा, 2025 का पेपर देखा ही होगा, है ना, तो फिर इसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो क्लास लीजिए, हर एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर ऐसा रख दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जूनियर असिस्टेंट वाले तो परेशानी नहीं होना है। IUCN का मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ग्लैंड शहर, ग्लैंड शहर है। और इसका जो अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये यूरोप के सबसे हरित कार्यालय भवनों में से एक आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। 10 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, ये 1 फरवरी 1982 का समय है। 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन भी हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि वातावरण के लिए जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। याद रखिएगा कि जो वातावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, इनकी अंतःक्रिया से जो विकसित तंत्र होता है या विकसित होता है जो तंत्र, उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 12 नंबर में, रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपूर झील किस राज्य में है। 2025 में 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि ये जो आपकी असम है, क्या है, असम है। और असम की है आपकी दीपोर बिल, एक रामसर साइट या रामसर बेटलैंड, मतलब कह सकते हैं कि बेटलैंड साइट में आपकी शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण है, इसके बारे में जो उपबंध है या प्रावधान किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है। जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन, उनका नियंत्रण, उनके बारे में जो आपका है वो अनुसूची है, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची में आपका प्रावधान किया गया है। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ ऐसे आपके पॉइंट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। मौलिक अधिकार ये भाग 3 में आपके आते हैं। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपकी 4 के का में आ जाएंगे। निर्वाचन अगर आयोग की बात करते हैं तो ये आपका जो दिया गया है कौन सा, ये वाला 15 में होगा। और बाकी जो आपातकाल है वो आपके 18 में पहुंचेगा। मतलब कुल मिला के डी नंबर के आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 15 नंबर आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। जो भारत की संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, इसमें मुख्य अंतर जो आपकी है किसकी है। 15 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है न्यायिक समीक्षा, क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा। यहाँ पर जो आंसर आपका है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधेयक, है ना, कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है। देखिए 16 नंबर में जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, अनुच्छेद 14 है। ये जो आपका है विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है। जो अनुच्छेद आपका 14 होता है समानता का अधिकार। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद है और राज्य की मंत्रिपरिषद होगी तो आप कहेंगे सर ये विधानसभा की प्रति होती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया 18 और आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ता है तो भैया 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आसान ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा 73वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार में अगर बात करते हैं तो कानून की समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। लेकिन अपना शिक्षण संस्थान बनाने का जो प्रतिबंध है ये तो आपको नहीं भैया है ना। प्रतिबंध शब्द आपका लगेगा, नहीं होगा प्रतिबंध शब्द आपका, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये मूल अधिकार आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन आपका सत्य दिया गया है। पहले ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आप कहेंगे सर पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा आपका होता है। यहाँ पर ये भी गलत दिया, ये भी गलत दिया, इसका मतलब पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया है। जब दो गलत हो गए इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, सब तो सही होंगे नहीं, है ना। तुक्का मत मारिएगा। क्वेश्चन आपका 22 है कि निम्न में से कौन सी समिति है जो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो ऑडिट रिपोर्ट होती है इसकी जांच करने के लिए ये जो लोक लेखा समिति है ये बनाई जाती है, लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, लोक लेखा समिति PAC। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया, तो याद रखिएगा ये जो आपका फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। 70 साल की उम्र में सिंहासन पर आया था और 6 सालों तक शासन किया था। यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और कह रहा है सैयद वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। सैयद वंश के संस्थापक में दोस्तों ये खिज्र खां जिसका नाम है, और सबका जवाब भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट इनमें से राइट हो जाएगा। 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर गलत है सर। ऑप्शन का देखिए पहला क्या दिया है, संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है क्या भाई, नहीं है क्या, असंवैधानिक निकाय है, बताइएगा। तो जब आपको पूछा गया सर तो जब एक मिल गया है तो भी आप दूसरे को आप कर सकते हैं, इसमें क्या है। हाँ, अगर आपसे बोले कि सर वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, क्या सही है क्या, बताओ। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है ना, तो फिर 280 के तहत राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपके यहां से गलत हो जाएगा। अगर पूछे वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, अगर हम बोले वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो एक सदस्य होता है ना, एक सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक सदस्य होता है और एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में 5 सदस्य दिए हैं, लेकिन इसमें क्लियरिटी तो नहीं दिया गया है भाई, क्लियरिटी भी नहीं दिया है कि क्लियरिटी दिया गया हो। इसमें यहाँ पर एक जो आपके होते हैं अध्यक्ष होते हैं और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो होते तो 5 है, लेकिन अगर हम बोले कि अगर क्लियरिटी अगर बोले 5 सदस्य हैं तो कह सकते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष और 4 सदस्य दे देता तो ज्यादा बेस्ट हो जाता। तो जब हमको पहला ऑप्शन मिल चुका है तो फिर आपको आंसर लगा देना है, और यही पेपर में छपा होता तो आप इसी को सही करके आते या इसको सही करके आ जाते। नंबर ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको दे देगा या इसको दे देगा, है कि नहीं। ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें 5 सदस्य जरूर दिया है, लेकिन एक अध्यक्ष और 4 सदस्य दे देता तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाता। क्लियर है ना। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट आंसर को लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिया गया है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 25 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपके शाहजहां थे, है ना, शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। शाहजहां ने भव्य इमारतें बनवाई है, ताजमहल, लाल किला, दीवाने खास, जामा मस्जिद कैसे, है ना, काफी ऐसे भवनों का निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 और आपसे कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक इनमें से कौन था। 26 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त भी था, और यहाँ पर देखा जाए जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, जिसने विक्रमादित्य, परम भागवत व सकरी की डिग्री भी हासिल किया था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम दिया गया है। हमने कहा द्वितीय अगर होता तो आप कर सकते थे, बाकी द्वितीय नहीं है तो साथ में आपके समुद्रगुप्त हैं जिन्होंने ये पद को धारण किया था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 27 में और आपसे कह रहा है कि सतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 27 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये यजुर्वेद है ना, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब यह शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। तो इसका आंसर आपका भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और आपसे कह रहा है किस पुराण की वंश से संबंधित है, सॉरी विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। जो विष्णु पुराण है ये किस वंश से संबंधित है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन का जवाब भी देंगे कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। 28 नंबर को लॉक कीजिएगा, ये मौर्य वंश से संबंधित है ना, किससे है, मौर्य वंश से जुड़ा है, मौर्य वंश से आपका इसका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और आपसे कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। 29 नंबर की बात करते हैं तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स था, जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है नौसेना विद्रोह आपके 1946, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, बारदोली सत्याग्रह 1928, अब पूना पैक्ट दिया है 1931।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पूना पैक्ट जो आपका 1931 में हुआ था क्या, बताइएगा। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? चलिए, पूना पैक्ट समझौता 32 में हुआ था। वेरी गुड। पूना पैक्ट जो हुआ था वो तो 32 में हुआ था भाई, 32 में हुआ था, 1932 में। तो गड़बड़ क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और आपसे कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये 12वां अधिवेशन था। और 12वां अधिवेशन जो था ये था आपके 1896 में कलकत्ता में, है ना। और अध्यक्ष जो आपके थे वो रहमतुल्लाह एम सयानी थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और आपसे कह रहा है कि समाचार दर्पण की पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे? 32 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये थे विलियम कैरी। कौन है? विलियम कैरी। यहाँ पर संस्थापक की पूछा गया है, समाचार दर्पण की बात कह रहा है, ना कि पहला समाचार पत्र दे रहा हो जो आप लोग हिक्की लगा रहे हैं। समाचार दर्पण दिया है और आपकी विलियम कैरी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? दिया गया है कि जो पर्वतों पर जो बर्फ ढकी हुई है सूर्य की गर्मी से एक साथ नहीं पिघलती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। यानी ये हुआ कि जो आपकी बर्फ होती है वो सफेद होती है और सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं सफेद की वजह से इनको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो पूरी तरीके से ये गल नहीं पाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नहीं वो होती है, नहीं तो फिर पूरी बर्फ गल जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों? आपके घर में जो फ्रिज होती है वो फ्रिज क्या करती है, आपके खाने वाले पदार्थों को, है ना, जो भी चीज रख देते हैं उसको खराब होने से बचा लेती है। और इसका कारण होता है उसमें न्यूनतम तापमान पर जो जीवाणु हैं और आपके फफूंदी होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? जब न्यूनतम तापमान होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं और जो फफूंदी होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? देखिए यहाँ पर दिया है विषुवत रेखा, है ना। आप कहेंगे सर विषुवत रेखा पर जो आपका जी होता है ये सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और आपसे कह रहा है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे आपके कपड़ों में हल्दी लग जाती है और उसको साबुन से रगड़ देते हैं तो जो धब्बा था हल्दी वाला पीला रंग का वो भूरा रंग हो जाता है। ये ऐसा होने का कारण है क्या? तो ऐसा होता है क्योंकि जो हल्दी है वो एक प्राकृतिक सूचक है। क्या बोलेंगे? हल्दी जो आपकी है वो एक प्राकृतिक सूचक है और साबुन जो आपका है वो क्षारीय होता है ना। तो प्राकृतिक सूचक अम्ल और क्षार के जब संपर्क में आते हैं तो ये आपस में रंग बदल देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 और आपसे कह रहा है फ्लोरेंस ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा उसमें पारा भरा होता है, जो पारा वाष्प होता है और आर्गन होते हैं। इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? 38 नंबर की बात करते हैं तो दूध और पानी का जो मिश्रण है दोस्तों याद रखिएगा ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूध और पानी का जो मिश्रण है यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोलाइडी विलयन होता है, हम अपनी भाषा में बोले तो कोलाइडी विलयन, जैसे मान लीजिएगा कोई पानी है और पानी में अगर आप रक्त डाल देते हैं तो बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा बहने लगता है ना। तो याद रखिए टिंडल प्रभाव यानी कह सकते हैं जो कोलाइडी विलयन होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 है और आपसे कह रहा है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जो डीएनए होता है डीएनए में डी राइबोसोम, ये तो पढ़े आपने, डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज, है ना। और ये शर्करा है ये 5 कार्बन परमाणु वाली आपकी होती है डीएनए की संरचना। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 आ गया है और आपसे कह रहा है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन होते हैं? मतलब जो केवल पौधों में पाए जाते हैं वो आपके होते हैं प्लास्टिड। क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं। रिक्तिका होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, लवक होता है। जो लवक हो गया, प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, रिक्तिका हो गया, भित्ति हो गई जो कोशिका भित्ति होती है, ये सब आपके पाए जाते हैं पादप में। बाकी जो तारक केंद्र है, रसधनिया है, लाइसोसोम, ये मनुष्य में भी आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 41 और आपसे कह रहा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जो जीवाणु होते हैं इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिए ये होती है पेप्टी, क्या दिया है? पेप्टिगोग्लाइकाइन।
याद रखिए पेप्टिडोग्लाकाइन से बनी होती है, मतलब ये जो आपका है एक जटिल बहुलक होता है। जब अमीनो एसिड और अमीनो शर्करा से मिलकर बना होता है, ये जो आपकी बनी है वो अमीनो एसिड से और अमीनो शर्करा से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। याद रखिए यहां पर बात हो रही है आपकी जीवाणु की हो रही है, ना कि पेड़ पौधों की हो रही है। अगर पादप हो जाता या पेड़ पौधे होते तो आप बोलते सेलुलेस, है ना। क्लियर है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपसे कह रहा है कि सर कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यहां पर देखिए 42 नंबर है। 42 को अगर बात करते हैं, जो इंसुलिन होता है, क्या होता है, इंसुलिन। यहां पर कहेंगे सर जो कार्बोहाइड्रेट है ये उपापचयन को, इंसुलिन जो आपका है किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आप कह रहे हैं 43 नंबर। 43 आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो जंतु होते हैं ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। किसमें, आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा जीव है, मतलब यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में से लगभग 2/3 जो आपके जीव जंतु होते हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, है ना। आर्थ्रोपोडा मतलब जानते हैं, आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जीवों के जो शरीर है उसमें एक सिर होगा, एक वक्ष होगा और एक उदर होगा। इनके जो बाहरी सतह होती है वो काइटिन की बनी होती है, मतलब बाहरी कंकाल से ढका होता है। इनके शरीर खंडित हो जाते हैं, द्विपक्षीय रूप से हो जाते हैं, उपायांग होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि 2025 में 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया। दोस्तों याद रखिए ये आपकी अग्न्याशय है। अग्न्याशय जो ग्रंथि है ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और ये पेट के पीछे जो उदर गुहा होती है वहां पर होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है 45 दिया गया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को त्रुटियों को दूर किसने किया। जो रदरफोर्ड थे इन्होंने बनाया था परमाणु मॉडल, है ना, और उसमें जो त्रुटियां था उन त्रुटियों को दूर किया था और दूर करने वाले वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहा है कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा जब एल्कोहल से हम लोग ईथर बना रहे होते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो गर्म एल्यूमिना का करते हैं। किसका, गर्म एल्यूमिना को करते हैं। या तो सल्फ्यूरिक अम्ल कर सकते हैं या तो आप ठोस अम्ल को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है और आपसे कह रहा है साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है। जो साबुन होता है वो ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग कर देता है। तो दोस्तों ये होता है पायसीकरण। क्या होता है, पायसीकरण के द्वारा होता है। मतलब दो या दो से ज्यादा जो मिश्रण जब एक साथ मिले होते हैं तो इनको अर्ध मिश्रण बनाने की प्रक्रिया में इसको बोलते हैं पायसीकरण। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है 48 नंबर में। पहली क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कह रहा है ओलिव की शाखा। देखो कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है, यहाँ पर सभी सुमेलित है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो बी सही है और सी सही है। तो कह रहा है ओलिव की जो शाखा दर्शा रही होती है, कह रहे हैं संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होती है। तो ओलिव की शाखा अगर बात करते हैं तो आपकी मतलब जो जैतून की शाखा है ना, जैतून की जो शाखा होती है ये क्या करती है, एक शांति का प्रतीक आपको होती है। सभ्यता यहाँ पर नहीं बोलेंगे हम लोग, सभ्यता नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है जो इंटरनेशनल तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से पत्तियां आपकी होती हैं और इन पत्तियों में जो आपका गोला आपका बना होता है, मतलब ये क्या होता है एक प्रकार से शांति का प्रतीक होता है। याद रखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 49 है और आपसे कह रहा है कि दिल्ली का जो मोती मस्जिद है किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिए औरंगजेब का नाम सुना होगा, औरंगजेब ने। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। जो दिल्ली की मोती मस्जिद है ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपकी बात करते हैं आपके 50 में, तो आपसे कह रहा है कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। वारकरी संप्रदाय है और इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए इनका नाम है तुकाराम। क्या नाम है, तुकाराम है। हालांकि देखा जाए तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है ना। हिंदू धर्म की एक भक्ति परंपरा में वारकरी संप्रदाय है और विठल की पूजा यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर वास्तविकता बोले तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर भी नंबर इस ऑप्शन के अनुसार लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपके पूरे हुए, आपके टॉप 50 और स्कोर आपका कितना रहा है एक बार बताइएगा। बाकी हमने कहा है कि आप चाहे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना। 2025 की जो परीक्षाएं हैं उनमें देखा जाए तो आपका जो लेवल आया था जूनियर असिस्टेंट में वो आप लोग खुद जानते हैं कैसा था।
और उस लेवल के हिसाब से हम यहाँ पर सीरीज आपको स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज को पढ़ते रहिएगा। अब बीच में ये मत कहा करो कि हाँ सर जी मैं ये किसके लिए पढ़ूं किसके लिए ना पढ़ूं। आप जीके पढ़ते हो, जीके का कोई लिमिट नहीं होती कहां से क्वेश्चन बनता है कहां से नहीं बनता है। हम आपको जो इतना पढ़ा दे रहे हैं उसको पढ़िएगा, इससे सरल ही मिलेगा, इससे कठिन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।